फुकेट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की एक फ्लाइट में हुई घटना ने भारत की एविएशन सेफ्टी को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस महीने की शुरुआत में उड़ान के दौरान विमान अचानक करीब 300 फीट नीचे आ गया। उस वक्त विमान में 137 यात्री सवार थे और घटना में 24 यात्रियों के घायल होने की जानकारी सामने आई। लेकिन जांच के दौरान जो बातें सामने आई उसने पूरे मामले को और गंभीर बना दिया है। जांच में कॉकपिट में मौजूद पायलट के नशे में होने की बात सामने आई। इसके बाद अब सरकार पायलटों की ड्रग टेस्टिंग व्यवस्था को और सख्त करने पर विचार कर रही है। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने साफ कहा है कि कॉकपिट में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जा सकती। सरकार अब इस विकल्प पर विचार कर रही है कि हर पायलट का साल से कम एक बार अचानक और बिना किसी पूर्व सूचना के डोप टेस्ट किया जाए। यानी पायलट को पहले से ये पता नहीं होगा कि उसका टेस्ट कब होने वाला है। इसका मकसद ये सुनिश्चित करना है कि कोई पायलट नशे की हालत में विमान उड़ाने की स्थिति में ना पहुंचे। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर अभी तक क्या व्यवस्था है। देखिए, मौजूदा नियमों के तहत सभी पायलटों का हर साल डोप टेस्ट नहीं किया जाता। फिलहाल पायलटों के कुल नेटवर्क में से करीब 10% पायलटों की रैंडम तरीके से जांच की जाती है। यानी व्यवस्था में रैंडम टेस्टिंग का प्रावधान पहले से है, लेकिन हर पायलट इस जांच के दायरे में नहीं आता। सरकार अब इसी दायरे को काफी बड़ा करने पर विचार कर रही है। अगर ये प्रस्ताव लागू होता है तो 10% की मौजूदा टेस्टिंग व्यवस्था को बढ़ाकर 100% तक किया जा सकता है। इसका मतलब ये होगा कि हर पायलट को साल में कम से कम एक बार ड्रग टेस्ट से गुजरना पड़ सकता है। हालांकि इसे लागू करना सिर्फ नियम बदलने जितना आसान नहीं है। इसके लिए डीजीसीए यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन को एयरलाइन और दूसरे स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर पूरी व्यवस्था का आकलन करना होगा। और सबसे पहले देखिए, समझिए कि पायलट के लिए डोप टेस्ट इतना जरूरी क्यों है। विमान उड़ाना बेहद संवेदनशील और जिम्मेदारी वाला काम है। कॉकपिट में बैठे पायलट को लगातार विमान की गति, ऊंचाई, दिशा, मौसम, एयर ट्रैफिक कंट्रोल के निर्देश और कई दूसरे संकेतों पर नजर रखनी होती है। अचानक आने वाली किसी भी स्थिति में कुछ सेकंड के भीतर फैसला लेना पड़ सकता है। ऐसे में अगर पायलट किसी ऐसे नशीले पदार्थ के प्रभाव में है जो उसकी सोचने, प्रतिक्रिया देने और निर्णय लेने या ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को प्रभावित करता है, तो इसका असर सीधे यात्रियों की सुरक्षा पर पड़ सकता है। यही वजह है कि विमानन क्षेत्र में पायलटों के लिए फिटनेस के मानक आम नौकरियों की तुलना में कई ज्यादा सख्त होते हैं। और यहाँ सिर्फ ये देखना पर्याप्त नहीं है कि पायलट विमान उड़ाने के लिए तकनीकी रूप से सक्षम है या नहीं, ये भी जरूरी है कि वो उड़ान के वक्त मानसिक और शारीरिक रूप से पूरी तरह सतर्क है कि नहीं। अब सवाल आता है कि अगर 10% पायलटों का टेस्ट हो रहा है तो 100% करने की जरूरत क्यों महसूस हो रही है। देखिए, सरकार के सामने सबसे बड़ा तर्क ये है कि रैंडम टेस्टिंग तभी ज्यादा प्रभावी हो सकती है जब जांच का दायरा बड़ा हो। अगर किसी व्यक्ति को पता है कि सभी पायलटों की जांच नहीं होती तो सिर्फ टेस्ट होने की संभावना के आधार पर निवारक प्रभाव सीमित हो सकता है। लेकिन अगर हर पायलट को पता हो कि साल में कम से कम एक बार उसका अचानक टेस्ट हो सकता है तो ये एक मजबूत डिटरेंट यानी कि रोकथाम का काम कर सकता है। हालांकि 100% टेस्टिंग के साथ कुछ व्यवहारिक चुनौतियां भी देश में बड़ी संख्या में पायलट और एविएशन स्टाफ काम करते हैं। अगर हर पायलट को साल में कम से कम एक बार टेस्ट करना है तो इसके लिए बड़ी टेस्टिंग क्षमता, प्रशिक्षित स्टाफ, प्रमाणित लैब और तेज रिपोर्टिंग सिस्टम की जरूरत होगी। साथ ही यह भी तय करना होगा कि टेस्ट कब और कहां किया जाएगा ताकि उड़ानों के संचालन पर अनावश्यक असर ना पड़े। और यही वजह है कि डीजीसीए फिलहाल सिर्फ सुरक्षा के नजरिए से नहीं बल्कि ऑपरेशनल इंपैक्ट यानी कि विमानन संचालन पर पड़ने वाले प्रभाव को भी देख रहा है। मान लीजिए किसी एयरलाइन के कई पायलट एक ही समय में टेस्टिंग के लिए उपलब्ध नहीं है तो उनके स्थान पर वैकल्पिक क्रू की जरूरत पड़ सकती है। इससे उड़ानों की टाइमिंग और एयरलाइन के शेड्यूल पर असर पड़ सकता है। इसलिए सरकार सुरक्षा और संचालन के बीच संतुलन बनाने की रणनीति तैयार कर रही है। इसके साथ ही एक अहम सवाल है, टेस्ट पॉजिटिव आने पर क्या होगा। सिर्फ टेस्ट कर लेना पर्याप्त नहीं है। एक स्पष्ट प्रक्रिया की जरूरत होगी कि पॉजिटिव रिपोर्ट आने पर पायलट को तत्काल उड़ान ड्यूटी से हटाया जाएगा या नहीं। दोबारा टेस्ट कब होगा, मेडिकल जांच कैसे होगी और पायलट को दोबारा उड़ान की अनुमति किन शर्तों पर मिलेगी। यानी डोप टेस्टिंग के साथ एक मजबूत रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भी जरूरी है। यहाँ भी समझना ये जरूरी होगा कि किसी टेस्ट का पॉजिटिव आना और ये साबित होना कि किसी व्यक्ति ने उड़ान के ठीक समय नशे का इस्तेमाल किया है, दोनों हमेशा एक ही बात नहीं होती। अलग अलग पदार्थ शरीर में अलग अलग समय तक मौजूद रह सकते हैं। इसलिए टेस्टिंग के साथ मेडिकल विशेषज्ञों की जांच और वैज्ञानिक प्रक्रिया भी महत्वपूर्ण होगी। नियम ऐसा होना चाहिए जो यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करे और जांच की प्रक्रिया को भी निष्पक्ष रखे।
फुकेट दिल्ली फ्लाइट की घटना ने इस बहस को इसलिए और गंभीर बना दिया क्योंकि ये सीधे कॉकपिट की सुरक्षा से जुड़ा मामला है। विमान में बैठे 137 यात्रियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी कुछ लोगों के हाथ में होती है और पायलट उनमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर कॉकपिट में ही कोई व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी निभाने की स्थिति में नहीं है तो ये सिर्फ व्यक्तिगत लापरवाही नहीं बल्कि सैकड़ों लोगों की जिंदगी से जुड़ा सुरक्षा जोखिम बन जाता है। इसलिए सरकार का संभावित फैसला सिर्फ डोप टेस्ट की संख्या बढ़ाने का फैसला नहीं, बल्कि इसके पीछे सवाल बड़ा ये है कि क्या भारत का एविएशन सेक्टर पायलटों की निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था को उस स्तर तक ले जा सकता है जहां किसी भी तरह की लापरवाही की संभावना को शुरुआत में ही रोका जा सके। फिलहाल 10% से 100% टेस्टिंग का प्रस्ताव अभी विचार के स्तर पर है और डीजीसीए एयरलाइन और दूसरे संबंधित पक्षों के साथ इसकी व्यवहारिकता पर चर्चा कर रहा है। सरकार यह देख रही है कि हर पायलट का साल में कम से कम एक बार रैंडम टेस्ट कैसे किया जाए बिना इस प्रक्रिया के उड़ानों के संचालन में बड़ी बाधा पैदा किए। लेकिन इस पूरे मामले का सबसे बड़ा संदेश साफ है, आसमान में उड़ने वाले विमान की सुरक्षा सिर्फ तकनीक, इंजन और आधुनिक सिस्टम पर निर्भर नहीं करती। आखिरकार कॉकपिट में बैठा इंसान भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अगर सरकार 100% रैंडम डोप टेस्टिंग लागू करती है तो इसका मकसद सिर्फ नशे में उड़ान भरने वाले पायलट को पकड़ना नहीं होगा, बल्कि ऐसी स्थिति पैदा ना होने देना होगा, क्योंकि एविएशन में एक छोटी सी लापरवाही का असर जमीन पर नहीं सैकड़ों फीट ऊपर आसमान में दिखाई देता और वहां गलती की कीमत बेहद भारी हो सकती है।